हेलो पीपल, व्हाट्सअप। मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 जून का न्यूज़पेपर और इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिसको हम डिटेल में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहली खबर जो फ्रंट पेज पे है दैट इज ईरान हैज लॉन्च्ड मिसाइल्स एट द यूएस बेस, जो कि कतर में है, ऐसा इराक का कहना है। तो इसको फटाफट से आर्टिकल को सबसे पहले हम समराइज करते हैं और उसके बाद जानते हैं व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ व्हाट ऑल इज हैपनिंग अराउंड इन द वर्ल्ड दीज डेज। सो स्टार्टिंग विद सबसे पहले मेन आर्टिकल जो है, यहाँ आर्टिकल में बात हो रही है, डिस्कस हो रहा है जो मिलिट्री एस्केलेशन सडनली पिछले कुछ दिनों से वैसे चलता आ रहा था, बट सडन एस्केलेशन जो हुआ है इन द वेस्ट एशिया रीजन, जहां ईरान ने अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो कतर में थे उनको टारगेट करते हुए उनको अटैक किया है। दिस इज प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम इन डेकेड्स जब डायरेक्टली अमेरिका के ऊपर किसी एक कंट्री ने अटैक करने की हिम्मत जुटाई है, जो कि उन्होंने खुलेआम बोला भी है। उनके स्पोक्स पर्सन ने बोला है कि भाई दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर ऐसा कुछ करने की हिम्मत की है किसी ने अमेरिका के अगेंस्ट। सबसे पहले लेट्स समराइज द आर्टिकल। यहां जिस इवेंट की बात हो रही है आर्टिकल में इज ईरान हैज लॉन्च्ड मिसाइल्स यूएस की मिलिट्री बेसिस। अच्छा, यूएस में मिसाइल्स लॉन्च नहीं किए, यूएस के जो मिलिट्री बेसिस हैं कहां पर, कतर में, उनके ऊपर मिसाइल अटैक किए हैं, इंक्लूडिंग अल उदीद एंड अल असद एयर बेसिस। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर बेसिस हैं यूएस के कतर में। इन दोनों के ऊपर भी, इन दोनों को इंक्लूड करके और भी बहुत सारे एयर बेसिस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक किया है ईरान ने। रीजन इसके पीछे का जो दिया जा रहा है इज इट इज इन रिस्पॉन्स टू व्हाट, ईरान का ऐसा कहना है। सो ईरान क्लेम्स इज वायलेशन ऑफ इट्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। उनका ये कहना है कि भाई हमारे कंट्री में घुसेंगे, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट करेंगे तो हम उसका जवाब तो देंगे, एंड दिस इज इन रिस्पॉन्स टू दैट वायलेशन ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ ईरान। क्यों टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे अटैक माना गया है? बिकॉज यूएसए ने हाल ही में एक डेडली एयर स्ट्राइक किया था ऑन ईरानियन फोर्सेस इन सीरिया। तो उसके रिस्पॉन्स में ईरान ने ये किया है। ईरान का जो स्टैंड पॉइंट है या ईरान का जो कहना है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि ईरानियन रिजीम ने डिस्क्राइब किया है यूएसए के स्ट्राइक को, जो ये सीरिया के ऊपर स्ट्राइक किया था। ईरान का कहना है कि यूएसए ने जो ये एयर बेसिस पे स्ट्राइक किया दिस इज कंप्लीटली अनप्रोवोक्ड, हम तो उनके साथ कुछ कर भी नहीं रहे थे, हम अपनी यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्होंने क्यों बीच में आके टांग अड़ाई। तो उन्होंने यूएसए के इस अटैक को बोला था इट वॉज कंप्लीटली अनप्रोवोक्ड, एंड उनने ये भी क्लेम किया है कि जो उन्होंने रेस्पॉन्स दिया है इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो उन्होंने एक तरीके से डिस्क्राइब किया अपने एक्शंस को एज अ डिफेंस। उन्होंने बोला हमने ये अटैक नहीं किया, हमने अपने आप को या अपनी नेशनल सिक्योरिटी को डिफेंड करते हुए ये अटैक्स कैरी आउट किए। अच्छा, ये सारा का सारा इवेंट था। अब जानते हैं व्हाट वाज द इंटरनेशनल रिएक्शन। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस एयर स्ट्राइक किया जो भी यूएस और ईरान के बीच में हो रहा है, इस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रिस्पॉन्स था। सो अगर हम इंटरनेशनल रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहले तो यूएस मिलिट्री ने कंफर्म किया है अटैक्स, और उनका ये कहना है कि भाई अभी जो भी डैमेज हुआ है उसका असेसमेंट चल रहा है। दैट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ यूएसए। यूएसए अभी फिलहाल में डैमेज असेसमेंट कर रहा है। यूएस के जो अलाइज हैं, जो उनके दोस्त हैं वेस्ट एशिया में, पर्टिकुलरली जो गल्फ कंट्रीज हैं, उन्होंने अर्जेंटली बोला है कि भाई इस मैटर को और एस्केलेट ना किया जाए। तो जो भी एलाइज हैं इन वेस्ट एशिया, स्पेशली गल्फ,
कंट्रीज, उन्होंने बोला है कि भाई शांति अब बरकरार कर लो, प्लीज काम मेंटेन कर लो, इसको और ज्यादा एस्केलेट ना किया जाए। इसके अलावा एयर स्पेस का इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो कंट्रीज लाइक कतर, यूएई एंड सऊदी अरेबिया ने टेम्पररीली अपना पूरा एयर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया और कुछ कुछ एयर ट्रैफिक को सस्पेंड भी कर दिया है कि अगर ये चीज और एस्केलेट होती है तो कंज्यूमर्स या सिटीजन्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एयर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया। अदर डेवलपमेंट्स में बेसिकली ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है उन्होंने कसम खाई है कि भाई अगर यूएस इसको और एस्केलेट करता है तो हम बिल्कुल प्रपोर्शनेटली तस को मस करके जितना ज्यादा हम पे अटैक किया जाएगा उसी के प्रपोर्शनेटली हम रिटेलिएट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल ये ना सोचे यूएस कि भाई हम रिटेलिएट नहीं करने वाले हैं। और उसके अलावा यूएस का ये रिस्पॉन्स था, जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोला है कि भाई मेजर्ड बट फर्म रिटेलिएशन यूएस भी करने वाला है। सो इवन दे माइट एंड अप डूइंग टेकिंग फर्दर स्टेप्स टू रिटेलिएट अगेंस्ट व्हाटएवर ईरान हैज डन। अच्छा, ये हो गया आर्टिकल की एक समरी। अब फटाफट से अगर हम देख लें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कि ये सब वाद विवाद शुरू कहां से होता है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि डिटेल में गए तो घंटों इसी चीज की कहानी में लग जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत लंबी हिस्ट्री जाती है, बट हम कुछ आइकॉनिक इवेंट्स को देखते हुए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को समझने का स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला आइकॉनिक इवेंट था 1979 का ईरानियन रेवोल्यूशन, जिसमें एक यूएस बैक्ड उस टाइम पे शाह लेड एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स ईरान में जो चल रहे थे उसको ओवरथ्रो किया गया था। एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स जो ईरान में चल रहे थे उनको हटाया गया था, उनको ओवरथ्रो किया गया था थ्रू द ईरानियन रेवोल्यूशन। और दूसरा, जो यूएस की एम्बेसी थी, हॉस्टेज क्राइसिस, वहां यूएस के बहुत सारे एम्बेसी में जो डिप्लोमेट्स थे उनको हॉस्टेज रख लिया गया था और हॉस्टेज क्राइसिस हुआ था, जिसकी वजह से यूएस और ईरान के रिलेशंस काफी ज्यादा खराब हो गए थे। तो हॉस्टेज क्राइसिस के कारण जो रिलेशंस थे वो और भी ज्यादा खराब हो गए थे। ठीक है, इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेज आती है 1980 से 88 के बीच में, द ईरान इराक वॉर। द ईरान इराक वॉर 1980 से 88 की बात होती है। यहाँ पे यूएस ने, यहाँ पे हालांकि डायरेक्टली नहीं बट यूएस ने काफी इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था इराक को अंडर सद्दाम हुसैन, डीपनिंग द मिसट्रस्ट। तो इराक को सपोर्ट किया था जो अंडर सद्दाम हुसैन था, यूएस ने इनडायरेक्टली काफी ज्यादा वेपन्स वगैरह, फंड्स वगैरह सप्लाई किए थे। इससे ईरान और यूएस के रिलेशंस और भी ज्यादा खराब हो गए। थर्ड इवेंट आता है 2003 में, जब यूएसए ने इन्वेड किया इराक को। यूएसए इन्वेजन ऑफ इराक। इस टाइम पे द JCPOA, जिसको ईरान न्यूक्लियर डील बोला जाता है, ईरान न्यूक्लियर डील, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू था यूएस और ईरान के बीच में। और दूसरा, यूएसए ने विड्रॉ कर लिया था अपने ट्रूप्स को ट्रंप गवर्नमेंट के अंडर, फॉलोइंग हेवी एक्सट्रीमली हेवी सैंक्शंस। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज आती है वो थी कसम सोलेमानीज असैसिनेशन, जो बहुत ही रिसेंटली 2020 में हुआ था। कसम सोलेमानी, जो कि IRGC के कमांडर थे, एक्सट्रीमली रेवरेड पर्सन, पूरा देश उनको बहुत ज्यादा पूजनीय मानता था। सो कसम सुलेमानी का असैसिनेशन which happened in 2020, यूएस ने ड्रोन स्ट्राइक के थ्रू ये असैसिनेशन करवाया था। दैट किल्ड द टॉप IRGC कमांडर बगदाद में, which led to direct missile retaliation by ईरान ऑन द यूएसए, जो यूएसए के बेसिस थे इराक में उसके ऊपर।
और फिफ्थ पॉइंट, ये जो चल ही रहा है ऑनगोइंग प्रॉक्सी वॉर्स एंड प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स। तो बहुत सारे इस तरीके के प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, चाहे आप हिजबुल्ला ले लें विच इज इन लेबनन, चाहे आप हूतीज ले लें, चाहे आप हमास ले लें, ये सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जिनको फंडिंग ईरान हमेशा से प्रोवाइड करता हुआ आया है। तो हिजबुल्ला, हूतीज, हमास, ये सब प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है। और ये काफी ज्यादा एक्शंस और इनमें काफी ज्यादा एंटी यूएस सेंटिमेंट्स भी है। तो ऑब्वियसली यूएस इन सारे ग्रुप्स को अपोज करता है बट ईरान सपोर्ट करता है, तो यहाँ भी एक वेरी डीप रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। अच्छा, अगर हम मोटा मोटी ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस देखें तो सबसे पहले तो क्या क्या हो सकता है ये जो अभी यूएस और ईरान के बीच में चल रहा है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आती है रीजनल इंस्टेबिलिटी, पूरे वेस्ट एशिया के रीजन में ही इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। दूसरा, ऑयल मार्केट में क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट एकदम से बढ़ गया है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में बहुत एक्सट्रीम चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो दूसरा इंपैक्ट पड़ेगा ऑयल मार्केट्स के ऊपर। और तीसरा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफी हद तक और ज्यादा स्ट्रेन में आ सकते हैं या और ज्यादा खराब हो सकते हैं। सो डिप्लोमैटिक स्ट्रेन, जिसमें यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन और भी बहुत सारे ग्लोबल पावर्स धीरे धीरे करके अप्रोच करेंगे और कॉल करेंगे फॉर डी एस्केलेशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि भाई दुनिया में इंस्टेबिलिटी बढ़े और वॉर लाइक कंडीशंस बने। दीज वर द एग्जैक्ट कंडीशंस विच अल्टीमेटली लेड टू वॉर्स लाइक वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें इतनी एक्सट्रीम सिविलियन कैजुअलिटीज हुई थी कि आज तक उसका एग्जैक्ट काउंट पता भी नहीं है। ऑफिशियल डेटा है बट एक्चुअली में लोग कितने मरे थे वो आज तक किसी को भी नहीं पता। इट वॉज एक्सट्रीम ह्यूज इन नंबर्स। तो सभी चाहते हैं कि भाई इट शुड नॉट लीड टू सच कंडीशंस अगेन, कि वर्ल्ड वॉर 3 जितना आसानी से लोग बोल देते हैं उतना आसानी से हो नहीं जाना चाहिए। तो ऑफकोर्स मोदी जी ने भी कॉल किया था इनफैक्ट, और अपने तरफ से हमने भी कोशिश की थी कि भाई ये सिचुएशन डी एस्केलेट हो जाए। अगर जरूरत पड़े मीडिएट करने की तो हम वो भी करने के लिए तैयार थे, बट कोई भी नहीं चाहता कि वेस्ट एशिया वाले रीजन में इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट उमड़ कर आए, खास तौर पे सुपर पावर्स के बीच में। So this is what the entire article was about. Coming on to the second important news was Mr. Ajit Doval ने हाल ही में विजिट किया है चाइना में अहेड ऑफ मिस्टर राजनाथ सिंह, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, वो आगे जाके विजिट करने वाले हैं। यहाँ काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कशन काउंटर टेररिज्म पर भी हुआ है। तो इसको फटाफट से समराइज करते हैं आर्टिकल को और फिर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे। तो आर्टिकल जो है यहाँ डिस्कस कर रहा है द अराइवल ऑफ यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन्स डेप्यूटी जॉन फाइनर, ये यूएसए के हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के डेप्यूटी, ये भी गए हैं चाइना। और इंडिया के तरफ से हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मिस्टर अजीत डोवाल, ये भी गए हैं चाइना अहेड ऑफ राजनाथ सिंह विजिट। की पॉइंट्स यहां पे क्या क्या है, ये जो विजिट है इट इज अ पार्ट ऑफ वॉशिंगटन्स वाइडर डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट विद बीजिंग, वाइडर डिप्लोमैटिक engagement with Beijing। क्योंकि धीरे धीरे करके इंडो पैसिफिक रीजन में जो ग्लोबल टेंशंस बढ़ रही है, मिलिट्री एक्टिविटी जो हाल ही में इतनी ज्यादा बढ़ गई है, उसके चलते ये डिस्कशंस होना बहुत जरूरी है। सेकंड, यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि भाई बहुत ज्यादा जरूरत है कि कुछ काउंटर टेररिज्म मेजर्स लिए जाए, पर्टिकुलरली जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो इंडिया का वन ऑफ द कोर कंसर्न है, इसके ऊपर बातचीत की गई या की जाएगी रादर। इसके अलावा
जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ऑफ इंडिया, यूएस एंड चाइना का ट्रायंगल, खास तौर पे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को लेकर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डिस्कशंस किए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इंडिया चाइना रिलेशंस की अगर अपन बात करें और थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाएं, तो 1954 की बात होगी पहली बार, जब पहली बार हमने चाइना के साथ फ्रेंडशिप की थी और पंचशील अग्रीमेंट किया था अंडर द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। मतलब एक तरीके से ये अच्छा दोस्ती का प्रतीक माना जाता है, पंचशील अग्रीमेंट। बट उसके बाद 1962 में ही सीनो इंडिया वॉर या चाइना इंडिया वॉर हुआ था। इट वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट जिसमें चाइना ने इंडिया पे अटैक किया था ओवर द डिस्प्यूटेड अक्साई चीन एंड अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरीज। कंप्लीटली अनप्रोवोक्ड अटैक था ये, इंडिया ने सफर किया था सेटबैक, और इसके वजह से बहुत डीपली हमारा चाइना के ऊपर से जो ट्रस्ट था वो हट गया था और बहुत डीपली अफेक्ट भी हुआ था। उसके बाद बाकी जो साल इसके बाद आए, दे वर ऑल नोन एज पोस्ट 1962 फेज। इसमें बहुत ही लिमिटेड डिप्लोमेटिक इंटरैक्शंस हुए हैं इंडिया और चाइना के बीच में। फुल नॉर्मलाइजेशन जो था 1980s की अगर हम बात करें, तो धीरे धीरे करके फुल नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप्स की तरफ हम बढ़ना चालू हुए। जब राजीव गांधी ने विजिट किया था 1988 में चाइना में, मॉडर्न डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो 1990s से 2020s की हम बात करेंगे। इस टाइम पे ट्रेड 2000s के बाद एकदम से बूम किया था। चाइना इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स बन गया, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया। लेकिन इंडिया का ट्रेड डेफिसिट विद चाइना बहुत बड़ा एक मेजर रीजन था। बहुत ज्यादा चाइना एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करता था लेकिन इंपोर्ट नहीं करता था, और एक टू एंड फ्रो रिलेशन के लिए बिटवीन टू कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड बैलेंस रहे, ट्रेड डेफिसिट ना रहे। ऐसा ना हो कि इंडिया भाई इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है। बट ये चाइना के साथ हमेशा हमने एक प्रॉब्लम जो सफर की है हैज बिन दैट ऑफ ट्रेड डेफिसिट। उसके बाद बॉर्डर डिस्प्यूट 2017 की अगर हम बात करें तो बॉर्डर डिस्प्यूट तो सालों साल से चलते आ रहे हैं। उसके बाद 2020 की हम बात करें तो एक और मेजर सेटबैक हमने देखा था द गालवान वैली क्लैश, जिसमें अगेन चाइना के ऊपर से जो एक भरोसा था, जो एक ट्रस्ट था बीइंग अ नेबर, वो हमारा बहुत ज्यादा कम हो गया। बोला ये जाता है आर्मी में या मिलिट्री में कि भाई चाइना की तरफ आप पीठ नहीं घुमा सकते, ये कुछ भी कर सकते हैं। सो दिस इज द लेवल ऑफ ट्रस्ट वी हैव ऑन आवर नेबर्स। बट धीरे धीरे करके वापस रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की कोशिश चल रही है। हाल ही में जो यात्रा है, मानसरोवर की यात्रा है, उसको वापस रीओपन किया गया है क्योंकि वो तिब्बत से होता हुआ रास्ता जाता है। तो वो काफी 2020 गालवान वैली के बाद बंद ही था वो पूरा जो मानसरोवर पर्वत की यात्रा थी, बट वापस रीओपन किया गया है, पिलग्रिम्स जा भी रहे हैं। सो दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स नॉर्मलाइजिंग द रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब देखना ये है कि राजनाथ सिंह जो यहाँ चाइना में विजिट करके आते हैं, व्हाट ऑल कंक्लूजन्स दे रीच टू, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड ये विजिट होने वाली है एंड सिक्योरिटी रीजंस डिस्कस किए जाएंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी an extremely important visit for India as well as for China. Given the tensions जो वेस्ट एशिया में चल रहे हैं, it's very important कि भाई आपके neighbors एटलीस्ट आपके सगे थोड़े बने रहे। So yes, it's going to be an extremely important visit जो हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। With that, I'm going to take your leave. Thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again tomorrow. This is Vishishta signing off.